गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 16 क्रिया के बारे में पढ़ाया था। अब उसका जो है शेष भाग आज आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ाया था ये आप समझ लीजिए कि हमने पढ़ाया था कि क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हवा चल रही है, नरेंद्र पतंग उड़ा रहा है ना, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये क्रिया। ये सारी चीज़ें जो है हमें कुछ करने या होने का, कोई काम होने का संकेत दे रही हैं, तो यह क्रिया कहलाती है। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं होता, इस तरह से क्रिया को वाक्य का अभिन्न अंग माना जाता है। फिर आगे हमने बताया था कि धातु किसे कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे खा, पी, हंस, पढ़, लिख, इन सब के आगे अगर ना प्रत्यय हम लगा देते हैं तो ना प्रत्यय लगाने के बाद इसका क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे पढ़ ना, ना प्रत्यय हो गया, पढ़ धातु हो गया, है ना। तो सब मिलाकर के क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। हंस धातु हो गया, ना प्रत्यय हो गया, क्रिया क्या हो गई, हंसना। लिख धातु हो गया, ना प्रत्यय हो गई, क्रिया क्या हो गया, लिखना। तो इस तरीके से जो क्रिया का मूल रूप होता है वह धातु कहलाता है, और इसके आगे धातु शब्द के आगे हम प्रत्यय जोड़कर क्रिया बना लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये हमने आपको कल समझा दिया, आज फिर से आपको बता रहे हैं कि धातु के आगे प्रत्यय जोड़कर हम उसे क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं, तब जाकर के क्रिया शब्द बनता है। अब क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है ना। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर हुआ है। कौन कौन से आधार पर, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर। कल हमने आपको कर्म के आधार पर क्रिया के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको रचना के आधार पर क्रिया के बारे में पढ़ाऊंगी। तो पहले आप कर्म के आधार पर क्रिया जो हमने कल पढ़ाया था उसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए फिर से। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। क्रिया का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। फिर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी जो कार्य कर रहा है उसका फल भी, उसका परिणाम भी उसी को मिलता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक बिना कर्म, नहीं कर्मक बिना कर्म। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, यानी कि करने वाले पर पड़ रहा है, वह कहलाती है अकर्मक क्रिया। कैसे, जैसे मान लिया बच्चा सो रहा है, सोने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चा, ठीक। तो उसका फल किस पर पड़ रहा है, बच्चे पर। जो कर्ता कौन है, स्वयं बच्चा है। कर्म क्या कर रहा है, सोने का, तो उसका फल किस पर पड़ेगा, उस बच्चे पर पड़ रहा है। तो बच्चा सो रहा है, यह अकर्मक क्रिया हो गई। इसका फल किसी अन्य पर नहीं पड़ा कि बच्चा उसको सुला रहा है या बच्चे द्वारा वो सो रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। बच्चा सो रहा है, स्वयं बच्चा खुद सो रहा है, तो जिसका फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। साधारण शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि जिस क्रिया शब्दों में कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया भी कहते हैं। अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन
परिभाषा व्याकरण के हिसाब से क्या है कि जिसका फल कर्ता पर पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। बच्चा सो रहा है, ये क्रियाएं हैं। यहाँ क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है, अतः ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण नाम से स्पष्ट है, जो पूरा हो गया है। अपूर्ण जो अभी बाकी है, आधा है। ठीक, तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, ये क्रियाएं अपने आप में पूर्ण होती है, यानी कि जो क्रिया करना हमने शुरू किया था वह समाप्त हो चुका है, ये अपने आप में पूर्ण है। इसको पूर्ण करने के लिए किसी अन्य क्रिया की, किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या स्वयं में पूर्ण होती है। जैसे शेर दहाड़ रहा है, अब शेर को दहाड़ने में किसी अन्य शेर को बुला करके वो शेर नहीं लाएगा कि आओ भैया तुम भी मेरे साथ दहाड़ो तब हमारी दहाड़ पूरी होगी, नहीं। शेर स्वयं में दहाड़ रहा है और उसका दहाड़ना जो है किसी अन्य की उसको आवश्यकता नहीं है उसके दहाड़ने में, तो यह क्या हुआ? पूर्ण अकर्मक क्रिया। दहाड़ना तो उसका काम है, इसीलिए अकर्मक है। लेकिन शेर दहाड़ रहा है, उसको दहाड़ने के लिए किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती कि उसे जो है हवा भरी जाए और उसकी सांस तेज की जाए, फिर उसमें और ज़्यादा जो है आवाज़ का वो लगाया जाए, कोई स्क्रू फिट किया जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना, वो तो खुद दहाड़ रहा है। तो यह पूर्ण कर्मक अकर्मक क्रिया हुई। ठीक, इन वाक्यों में, इस वाक्य में क्रियाओं के साथ ना तो कर्म है और ना ही कोई पूरक। कर्म क्या है? ये तो उसका काम ही है दहाड़ना, हमारा काम है बोलना, हम बोल रहे हैं, ये कोई कर्म नहीं है, है ना। तो शेर का काम है दहाड़ना, तो वह दहाड़ रहा है, इसमें ना कोई कर्म है और ना कोई किसी अन्य की आवश्यकता अर्थात पूरक है। इनमें क्रियाओं के साथ कौन है? केवल कर्ता है, अतः ये पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया कौन कर रहा है? जो करता है, अकेला सिर्फ वही, इसीलिए ये पूर्ण अकर्मक क्रिया हो। फिर नंबर 2 आ जाता है आपका अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य पूरक की आवश्यकता होती है, यानी इनको अपने आप को साबित करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कोई डॉक्टर बना तो डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्जाम पास करना पड़ेगा, है ना, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आएगा, इंटरव्यू होगा, तब जाकर के वो डॉक्टर बनेगा। तो उसको किस पूरक की आवश्यकता पड़ रही है? पढ़ाई की। वह अकेले नहीं पैदा हुआ खड़ा हुआ डॉक्टर बन गया ना, उसको पूरक की आवश्यकता पड़ी। उसको किस पूरक की आवश्यकता पड़ी? उसको पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ी, उसको एग्जाम देने की आवश्यकता पड़ी, है ना, उसको इंटरव्यू देने की आवश्यकता पड़ी, तो किसी अन्य चीजों की आवश्यकता पड़ी ना, तो वो हो गया अपूर्ण अकर्मक। ठीक, अब जो है सकर्मक क्रिया आती है। सकर्मक क्रिया नाम से स्पष्ट है, कर्म सहित। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जो काम हम कर रहे हैं उस पर पड़ रहा है, तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि राघव कबड्डी खेल रहा है, ठीक, तो कर्म कर रहा है ना कबड्डी खेलने का, तो इसमें क्या हो गया कि यह क्रियाएं हैं, खेलना क्रिया है, जिनका फल इनके कर्ता पर ना पड़कर क्रमशः किस पे पड़ रहा है? कबड्डी पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। कबड्डी जो खेल वो खेल रहा है उस पर उसका फल पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक, यानी कि कर्म सहित। सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों की पहचान के लिए क्रिया के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे सरल भी। क्या, कैसे आप पहचान करेंगे सकर्मक क्रिया की? सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किस या किसको लगाकर प्रश्न करने से उचित उत्तर मिल जाता है, वही हो जाती है सकर्मक क्रिया। जैसे कौन खेल रहा है? माधव कबड्डी खेल रहा है।
माधव क्या खेल रहा है, जैसे मान लिया कौन खेल रहा है, माधव खेल रहा है। माधव क्या खेल रहा है, माधव कबड्डी खेल रहा है। कौन, क्या, किस, किसको, आपने ये प्रश्नवाचक जो है लगाए तो आपको उत्तर उसका पूरा मिल गया। तो यह हो गया सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की, एक कर्मक, एक द्विकर्मक। एक कर्मक माने जो एक व्यक्ति द्वारा होता है, द्विकर्मक माने दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर। तो एक कर्मक क्रियाएं जिन क्रियाओं का एक कर्म होता है, करने वाला एक व्यक्ति एक ही कर्म कर रहा है, वह हो गया एक कर्मक क्रिया। जैसे माँ ने भोजन बनाया, तो किसने कर्म किया, माँ ने। सिर्फ एक माँ थी और माँ ने ही भोजन बनाया है, एक कर्मक क्रिया। उसमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ी माँ को, माँ ने अकेले ही सारा काम कर दिया। तो एक व्यक्ति के द्वारा कर्म किया गया तो एक कर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद आपका आता है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी दो कर्म। से माँ ने बच्चों को भोजन दिया, द्विकर्म हो गया, माँ ने भोजन दिया, बच्चों ने भोजन लिया, है ना। पिताजी फल वाले को पैसे दे रहे हैं, पिताजी ने पैसे निकाले, फल वालों को दिए, फल वालों ने पैसे लिए, द्विकर्म हो गया। तो इस तरीके से अकर्मक क्रिया के दो भेद कौन कौन से, पूर्णकर्मक, अपूर्णकर्मक। पूर्णकर्मक जो कर्ता कार्य कर रहा है, उसको करने के लिए किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप में ही पूरा होता है, वह हो गया पूर्ण अकर्मक। अपूर्ण कर्मक जिन कर्मों को करने के लिए हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता होती है, वह हो गया अपूर्ण कर्मक। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की हो गई, एक हो गई एक कर्मक, दूसरा हो गया द्विकर्मक। तो एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आ गया, किसी एक व्यक्ति एक ही आदमी का कर्म। द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत दो व्यक्तियों का कर्म, द्विकर्मक नाम से स्पष्ट है, एक कर्मक एक व्यक्ति का कर्म, द्विकर्मक दो व्यक्तियों का। अब इसके बाद आपका आ जाता है कि जो है रचना के आधार पर। अब देखिए, अब आपका आया ये जितना भी हमने पढ़ाया, आपको कर्म के आधार पर पढ़ाया था, जो हमने कल पढ़ाया है, आज हमने उसको फिर से दोहराया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं, कौन कौन से, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त माने मिश्रण, अकेला नहीं, ढेर सारी चीजों को मिला दीजिए, संयुक्त हो गया सारा। तो संयुक्त क्रिया क्या हुआ कि जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहां तक हमने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग होता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मेधा कपड़े धो चुकी, है ना। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल तथा अन्य क्रियाएं जो है वह सहायक होती हैं। सहायता देने वाली ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं, रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। रंजक क्रियाएं यदि अकेले प्रयोग की जाएं तो वे ही मुख्य क्रिया बन जाती हैं। अब मैं आपको आज दूसरा नंबर प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रियापद से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि वह दूसरे को उत्साहित कर रहा है, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है कि तुम ऐसा काम करो, है ना। देखो जो है कितने महापुरुष जो है गरीबी में रह करके इतने ऊंचे ऊंचे पद को प्राप्त किए, तुम भी ऐसा करो। तो ये प्रेरणा दे रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। बहुत फिर क्या हो जाएगा, ये जिस क्रियापद से, जिस क्रिया पद से
जिस क्रियापद से यह पता चले कि जिस क्रियापद से यह पता चले कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए, है ना, खुद नहीं कर रहा है, किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक, काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वह क्या हुई? वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। वह प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, वह क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ बच्चे से सब्जी मंगवाती है। अब माँ क्या करती है? बच्चे खुद नहीं जाती सब्जी लेने, बच्चे से सब्जी मंगवाती है, उसे उत्साहित करती है, जाओ सब्जी लेकर के आओ बाजार से। तो यह हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेरक कर्ता यानी जो प्रेरित कर रहा है, और दूसरा प्रेरित कर्ता। एक प्रेरक कर्ता हो गया यानी जो प्रेरणा देने का काम कर रहा है ना, प्रेरणा देने वाला। जैसे माँ, गीता, रामायण, महाभारत, ये प्रेरणा देने वाले। अब प्रेरित कर्ता, प्रेरित होने वाला अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, वह कहलाते हैं प्रेरित कर्ता। अब इसके बाद आपका आता है कि प्रेरणार्थक क्रिया के इसके भी कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, है ना। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, है ना। कौन कौन से? नंबर 1 हो गया आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और नंबर 2 हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक, नंबर 1 प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होकर करने वाले को प्रेरित करता है। सिर्फ प्रेरित ही नहीं करता है, उस कार्य में खुद सम्मिलित हो जाता है, उस कार्य को खुद करता है, तब वह कहलाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य में प्रेरित होकर, है ना, जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर कार्य करने वाले को प्रेरित करता है, कार्य करने वाले को प्रेरित करता है। ठीक, प्रेरित करता है, तब वह क्या होती है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, फिर आपका आ जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया माने जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रथम में क्या हो गया? जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर, ठीक, अपना भी काम कर रहा है और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा है। और द्वितीय में वह स्वयं कार्य में सम्मिलित नहीं होता, सिर्फ क्या करता है? दूसरों को प्रेरणा देता है, तब वह हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, अब दूसरा क्या होता है उसका रूप? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, दूसरा हो गया आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, इसमें जो है स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर, स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर
स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर दूसरों को प्रेरणा देता है। क्या करता है? दूसरों को प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है। ठीक, तो वह हो जाता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद अभी आपका इसमें जो है नाम धातु पूर्वकालिक क्रिया अभी शेष है, तो अब आपको ये अगले वीडियो में बताएंगे।